नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 60 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 60 का जो पहला क्वेश्चन है कि यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वो अपना त्यागपत्र किसे देगा। तो अगर भारत का राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन दे रहा है तो वो अपना जो रेजिग्नेशन देगा, त्यागपत्र जो देगा, वो भारत के उपराष्ट्रपति को देगा। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, अगर भारत की राष्ट्रपति की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति का जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 52 से 61 के बीच में किया जाता है। आज हम पूरी डिटेल से इस क्वेश्चन के बारे में और राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, अनुच्छेद 52 क्या बात करता है। अगर मैं आर्टिकल 52 की बात करता हूँ तो आर्टिकल 52 बात करता है कि भारत में एक ही राष्ट्रपति होगा। इस बात को आपने याद रखना है। उसी प्रकार आर्टिकल नंबर 53 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, संघ की कार्यपालिका की शक्ति। तो कार्यपालिका जो होती है, जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है जो यूनियन की, उसका जो प्रमुख होता है, ऑफिशियली जो प्रमुख होता है, औपचारिक जो अध्यक्ष होता है, वो भी राष्ट्रपति होता है। इस बात को आपने याद रखना। अच्छा, आर्टिकल नंबर 54 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा परीक्षाओं में पूछा गया है। आर्टिकल नंबर 54 जो है वो राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात करता है, निर्वाचन की बात करता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन कौन करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, अगर आप भी टीजीटी कमीशन और जेबीटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस। अगर आप लाइव नहीं देख सकते, कहीं स्कूल में जॉब करते या कहीं अदर जगह जॉब करते हैं, तो लाइव प्लस आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, आप सेम क्लास जो लाइव क्लास है उसको रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। कितने रुपए में? मात्र 499 रुपये में। एवरी सैटरडे इसमें आपका वीकली टेस्ट होता है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे 7876145409, आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन कौन छोड़ता है। राष्ट्रपति के जो चुनाव में वोट छोड़ता है वो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा की, लोकसभा के जो जनता के द्वारा चुने गए सदस्य हैं वो छोड़ेंगे। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा में जितने भी चुने गए सदस्य हैं, किनको छोड़ के, जो कि 12 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं वो वोट नहीं छोड़ेंगे। इसके अलावा जितने भी सदस्य राज्यसभा के लिए इलेक्शन के द्वारा निर्वाचित होंगे वो जो है राष्ट्रपति के चुनाव में वोट छोड़ेंगे। अच्छा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जितनी भी विधानसभाएं हैं वहाँ के विधानसभा के एमएलए जो होते हैं, निर्वाचित सदस्य जो होते हैं, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट छोड़ते हैं। तो तीनों याद रखना है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस आपका यूटी के जितने भी मेंबर हैं वो यूटी और स्टेट के जितने भी विधानसभा के एमएलएज हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट छोड़ते हैं। और ये आपको याद रखना है कि जो 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए निर्वाचित किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं छोड़ते हैं। अच्छा, अनुच्छेद नंबर 55 की भी बात कर लेते हैं क्योंकि कमीशन का पेपर उतना आसान आने वाला नहीं है। आर्टिकल नंबर 55 बात करता है मैनर ऑफ इलेक्शन की, राष्ट्रपति के चुनाव की रीति की किस प्रकार से वोटिंग सिस्टम होता है। वहाँ पर ईवीएम नहीं होता है, वहाँ पर आपको पसंद वाइज वोट छोड़ने होते हैं। मान लो ABC 3 कैटेगरीज के वोट है कि A किसकी पसंद है, दो किसकी पसंद है और C किसकी पसंद है। इस प्रकार छोड़े जाते हैं और इस पद्धति को राष्ट्रपति की जो चुनाव की पद्धति होती है इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम या एकल संक्रमण मत पद्धति भी कहा जाता है। तो एकल संक्रमण मत पद्धति राष्ट्रपति के चुनाव में प्रयोग में लाई जाती है। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अनुच्छेद 55 की बात किया तो 56 की भी बात कर लेते हैं। 56 जो बोलता है वो बोलता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है। तो जब से उसने शपथ ली है तब से लेकर उसकी त्यागपत्र तक उसका जो कार्यकाल है वो 5 साल का होगा। इस बात को आपने याद रखना है। अनुच्छेद नंबर 57 बोलता है री एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन मतलब कि पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। एक बार चुनाव लड़ने के बाद राष्ट्रपति का दोबारा भी लड़ा जा सकता है, ये बोला जाता है भैया अनुच्छेद नंबर 57 में। ये इंपॉर्टेंट बात है और सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार आर्टिकल नंबर 58, आर्टिकल 58 राष्ट्रपति के एबिलिटीज़ की बात करता है कि योग्यता क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति के पास। अच्छा, 59 में शर्तें बताई गई है कि कितनी शर्तें, कितनी जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी। अनुच्छेद नंबर 60 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 60 बोलता है, पहले तो आपने यहाँ पर एक चीज़ देखी कि अगर राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो उपराष्ट्रपति को देता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेना चाहता है तो कौन उसको शपथ दिलाने वाला है? तो उसको शपथ दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मान लो भारत का भी नया कोई राष्ट्रपति बनेगा तो
वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना है। तो वो संजीव खन्ना जी क्या दिलाएंगे? राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे। अभी संजीव खन्ना जी क्या बने? मुख्य न्यायाधीश बने। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है, आपस में शपथ दिलाते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो अनुच्छेद नंबर 61 में राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया बोली गई है, जिसको बोलते हैं इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद नंबर 61 के तहत लगाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन से हमने बहुत सारे क्वेश्चन सीखे हैं, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर करें। ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में काम आने वाला है, सीधा सीधा आपको यहाँ पे नंबर दिलाने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि चंबा जिले में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है और इतना बेसिक क्वेश्चन परीक्षा में आने वाला नहीं है, लेकिन मैं इस बेसिक को टफ बनाने वाला हूँ। टफ कैसे बनाऊंगा? तो आइए मेरे साथ। तो चंबा जिले में जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो 5 है। टोटल हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी? 68। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार आ गया, और अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ये लट्टू क्वेश्चन है। 68 में से 20 सीटें कैसी आरक्षित, मतलब कि रिजर्व सीटें हैं। आरक्षित मतलब रिजर्व सीटें SC ST में है, तो 20 आरक्षित है, जिसमें से 17 सीटें, 20 में से 17 कौन सी है? SC वाली है। और आज हम SC की सभी सीटों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ST की जो सीटें हैं वो कितनी है? 3 है। और ST की सीटें कहाँ कहाँ पे, ये भी डिस्कस करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अगर मैं चंबा जिले की बात करता हूँ तो चंबा जिले में 5 विधानसभा सीटों की बातें मैंने बताई और पाँचों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अच्छा जी, क्या बात करने वाले हो? सबसे पहले बात करते हैं चुराह। चुराह विधानसभा सीट कहाँ पर है? चंबा की, चंबा में। और चुराह जो है वो कहाँ पर पड़ती है? चुराह जो है SC में आती है। चुराह विधानसभा सीट किस में आती है? SC में। और दूसरी आपकी भरमौर, भरमौर चंबा में। भरमौर जो है वो ST की विधानसभा सीट है। अच्छा, चंबा भी विधानसभा क्षेत्र है, ये भी चंबा में पड़ता है। डलहौजी, डलहौजी और भटियात, तो भटियात भी कहाँ पड़ता है? आपकी चंबा में ही पड़ता है। तो भटियात और चुराह ये दोनों की दोनों SC में है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि चंबा में SC की विधानसभा सीटें कितनी है? क्योंकि ये तो सबको आता है कि 5 सीटें हैं, लेकिन SC में कितनी आती है? तो याद रखना 2 आती है। कौन कौन सी आती है? कमीशन का पेपर देने जा रहे हो भाई, वहाँ पर पूछा जाएगा। तो चुराह विधानसभा सीट और भटियात विधानसभा सीट दोनों की दोनों SC में आती है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि हाँ, तो सॉरी, माफ़ी चाहूँगा, चंबा जिले में SC की एक ही सीट है। कौन सी? चुराह सीट, ठीक है। भटियात जो है वो SC में नहीं आती है, ये जनरल की सीट यहाँ पे कहूँगा। तो चंबा जिले में 5 विधानसभा सीटों की संख्या है। चुराह है, भरमौर है, चंबा है, डलहौजी है और भटियात है। इसके अलावा बिलासपुर जिला हमें नज़र आ रहा है, तो बिलासपुर में विधानसभा सीटों की संख्या है 4। बिलासपुर में कौन कौन सी? एक झंडूता है, घुमारवी है, बिलासपुर सदर खुद है और नैना देवी है। अगर मैं बिलासपुर में SC सीटों की बात करता हूँ तो SC की जो है वो बिलासपुर में सिर्फ 1 सीट है। इसके अलावा सोलन जिले की बात करते हैं, तो सोलन जिले में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5 है। सोलन में कौन कौन सी है? सोलन में अर्की विधानसभा क्षेत्र है, नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र है, दून विधानसभा क्षेत्र है, खुद सोलन विधानसभा क्षेत्र है और कसौली विधानसभा क्षेत्र है। और अगर मैं SC की बात करता हूँ तो SC की सोलन में 2 सीटें हैं। एक तो सोलन विधानसभा क्षेत्र SC में आता है और कसौली विधानसभा क्षेत्र भी SC में आता है। तो सोलन विधानसभा क्षेत्र में भी SC की 5 में से कितनी सीटें हैं? 2 है। और बिलासपुर में कितनी है? बिलासपुर में मात्र और मात्र कितनी है? 1 है। इस बात को आपने याद रखना है। और चंबा में भी कितनी है? 1 है, याद रखना है। और सोलन में कितनी है? 2 है। अच्छा जी, ये तो हमको पता चल गया। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ किन्नौर की, किन्नौर में ST में आती है, किन्नौर में एक ही विधानसभा की सीट है। अच्छा, लाहौल स्पीति में, तो लाहौल स्पीति में भी विधानसभा की 1 सीट है, ये भी ST में आती है। तो टोटल ST की हमारी 3 हो गई। एक हमने ST की चंबा में देखी, एक किन्नौर में देखी, एक लाहौल स्पीति में देखी। देखो टफ जरूर है ये सुनना, लेकिन ये सिनेरियो अगर आप समझ गए तो ये समझिए कि कमीशन के लिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। आप इन वीडियोज़ को रोटी बनाते हुए सुन सकते हैं, आप कहीं जा रहे हो, घूम रहे हो, टहल रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो सुनते रहो इन वीडियोज़ को, बहुत काम आने वाली है। और हर दिन वीडियो आती है यार, बहुत एफर्ट्स डालने होते हैं आपको इन वीडियोस को बनाने के लिए, तो आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। अच्छा, सिरमौर जिले में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? सिरमौर में भी 5 है, सोलन में भी 5 है और चंबा में भी 5 है, उन्ना और हमीरपुर में भी 5 है। तो अगर मैं सिरमौर की बात करता हूँ तो सिरमौर जिले में विधानसभा की 5 सीटें और SC में 2 सीटें आती है। एक आती है आपकी रेणुका जी SC में और दूसरी आती है पच्छाद विधानसभा क्षेत्र। ये दोनों के दोनों SC में आता है, पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। इसके अलावा और कौन कौन सी
3 सीटें बची जो कि जनरल में आती है। शिलाई विधानसभा क्षेत्र, तो शिलाई, नाहन और पांवटा और रेणुका जी और पच्छाद, ये सिरमौर की 5 विधानसभा सीटें हैं, इस बात को आपने याद रखना। अच्छा, मंडी जिले में कितनी है, तो मंडी जिले में विधानसभा सीटों की संख्या है 10, और मंडी में जो एससी की जो सीटें हैं ना वो कितनी है, 3 सीटें कुल। तो एससी की सीटें मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो करसोग विधानसभा सीट एससी में आती है, नाचन विधानसभा क्षेत्र जो विधानसभा क्षेत्र है वो भी एससी में आता है, और वलय विधानसभा क्षेत्र भी एससी में आता है। अच्छा, कुल्लू में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 4। कुल्लू और बिलासपुर में कितनी है, 4-4 है। बिलासपुर में भी एससी की 1 सीट है, जबकि कुल्लू में भी विधानसभा की जो एससी की सीट है वो 1 है, तो वो है आनी विधानसभा क्षेत्र जो है वो एससी में ही आता है। तो सारे की सारी मैंने एससी की सीटें आपको बताई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर कितनी है और कौन कौन सी है उनकी नाम वाइज मैं आपको मेंशन कर चुका हूँ। कठिन जरूर लग रहा होगा आपको, लेकिन उतना भी कठिन नहीं है कि आपको बिल्कुल ना है। अगला क्वेश्चन है कि गसोता फेयर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो गसोता मेले की बात करते हैं, तो गसोता मेला जो है वो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले में मनाया जाता है। अच्छा, हमीरपुर ज़िले में तो हमीर फेस्टिवल भी मनाया जाता है, और हमीरपुर की जो स्थापना है, हमीरपुर शहर की स्थापना राजा हमीरचंद के द्वारा की गई थी। हमीरपुर में ही द्योटसिद्ध मंदिर, सीधा क्वेश्चन आता है कि द्योटसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो द्योटसिद्ध मंदिर जो है वो हमीरपुर में स्थित है। अच्छा, बाबा बालकनाथ मेला हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर लगता है, तो बाबा बालकनाथ जी का जो मेला है वो भी हमीरपुर में ही लगता है। इसके अलावा हमीरपुर के ताल में भेड़ प्रजनन केंद्र भी स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में कहाँ पर भेड़ प्रजनन केंद्र है, शिप ब्रीडिंग फार्म है, तो वो हमीरपुर के ताल में स्थित है। एक पिपलू मेला लगता है, मेले की बात कर रहे हैं तो पिपलू मेला कहाँ लगता है, तो पिपलू मेला भी जो है वो कहाँ पे लगता है, तो पिपलू मेला भी आपके हमीरपुर में ही लगता है। उसके अलावा क्वेश्चन आपसे एक बार ये पूछा गया था कि आप ये बताइए कि होली कहाँ की फेमस है, तो सुजानपुर की होली हिमाचल प्रदेश में बहुत फेमस है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगला फेस्टिवल है मिंजर। मिंजर फेस्टिवल आपने बहुत सुना होगा, तो मिंजर का शाब्दिक अर्थ होता है मक्की का फूल। क्या होता है, मक्की का फूल। तो मिंजर फेस्टिवल जो होता है वो चंबा में मनाया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो मिंजर मेला है वो सेकंड संडे ऑफ सावन मंथ से थर्ड संडे ऑफ सावन मंथ तक लगता है, इस बात को आपने याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ तो आपका भरमौर जात्रा जो है वो अगस्त में चंबा में आयोजित किया जाता है। छतराड़ी जात्रा की बात करता हूँ तो ये भी चंबा में ही लगता है। छतराड़ी जात्रा सितंबर माह में चंबा में लगता है, इस बात को आपने याद रखना है। एक चंबा में लगता है सूही मेला। सूही मेला ये अप्रैल में मनाया जाता है, बहुत बार पूछा गया है, सूही मेला अप्रैल में मनाया जाता है। और सूही मेले की एक खास बात है कि इसमें महिलाओं और बच्चों के द्वारा ही भाग लिया जाता है। तो ऐसा हिमाचल प्रदेश का ऐसा मेला, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि हिमाचल का ऐसा कौन सा मेला है जहाँ पर महिलाओं और बच्चों के द्वारा भाग लिया जाता है, तो वो सूही मेला है। कब मनाया जाता है, अप्रैल में। और ये रानी नैना देवी है उनकी याद में, साहिल वर्मन की जो रानी सुनैना देवी है उनके याद में ये मनाया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार अगर मैं बिलासपुर ऑप्शन में यहाँ पे दिया, अगर बिलासपुर में बात करता हूँ तो बिलासपुर में लगता है आपका नैना देवी मेला। और अगर नैना देवी मेला की बात करता हूँ तो ये माता नैना देवी जी का जो मंदिर है बिलासपुर में, वहीं पर अगस्त माह में लगता है। उसी प्रकार बिलासपुर में एक फेमस मेला है नलवाड़ी फेयर। तो अगर मैं नलवाड़ी मेले की बात करता हूँ तो नलवाड़ी मेला जो है वो 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा शुरू किया गया था, इस बात को आपने याद रखना। और नलवाड़ी जो मेला है वो मार्च माह में, कब मनाया जाता है, मार्च माह में ये नलवाड़ी मेला मनाया जाता है। और ये एक प्रकार का राज्य स्तरीय मेला है, इसको डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा शुरू किया गया था, इस बात को आपने याद रखना। देखो, बिलासपुर में एक मारकंडा मेला भी लगता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर के जुखाला नामक स्थान है, वहाँ पर ये लगता है ये मेला, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऑप्शन में उन्ना दिया है, उन्ना में लगता है बाबा बड़बाग सिंह जी का मेला। और बाबा बड़बाग सिंह जी का जो मेला है वो उन्ना के मैडी नामक स्थान में मनाया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, उन्ना में ही एक मेला और लगता है पीर निगाह मेला कहाँ लगता है, तो हिमाचल प्रदेश में पीर निगाह मेला भी ऊना में ही लगता है। इसके अलावा सोलन की बात करें तो सोलन में लगता है आपका शूलिनी मेला, बहुत बार पूछा गया है शूलिनी मेला। तो शूलिनी मेला कहाँ लगता है, तो शूलिनी मेला भी जो है वो सोलन में ही लगता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और शूलिनी मेला जो है वो जून माह में मनाया जाता है, इस बात को आप याद रखेंगे। और शूलिनी माता का जो मंदिर है वो भी कहाँ पर है, सोलन जिले में ही स्थित है। शिमला की बात कर लेते हैं, शिमला भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, शिमला में कौन कौन से मेले लगते हैं, तो शिमला की बात करते हैं तो शिमला की अगर बात करें तो शिमला में आपका लगता है एक पुड़ग मेला आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये लगता है पुड़ग मेला 9 से 11 अप्रैल तक ये लगता है, या 11 से 13 अप्रैल जब भी बैसाख आती तब ये लगता है।
और ये मासू देवता जो है वहाँ हमारे कोटखाई के वहाँ पे ये पुड़ग मेला मनाया जाता है। अच्छा, लवी मेला कहाँ पे लगता है? तो लवी मेला रामपुर बुशहर में अक्टूबर नवंबर में लगता है, इस बात को आपने याद रखना। तारा देवी मेला ये भी शिमला में लगता है, ये भी सितंबर अक्टूबर में नवरात्रों की अष्टमी में मनाया जाता है। नवरात्रि मेला ये तारा देवी मेला होता है, ये शिमला में होता है। भाई सबसे इम्पॉर्टेंट जो शिमला का मेला है ना, वो है पत्थर का खेल मेला। पत्थर का जो खेल मेला है वो भी शिमला में मनाया जाता है, शिमला के हलोग में अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। और पत्थर के हलोग मेले में क्या होता है कि आर पार पत्थर बरसाए जाते हैं लोगों के द्वारा। और रोडू जातर मेला, तो रोडू जातर मेला जो है वो अप्रैल में रोडू में मनाया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। इसी प्रकार एक जगन्नाथ यात्रा होती है। जगन्नाथ यात्रा कहाँ होती है? तो जगन्नाथ यात्रा जो है वो हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी होती है। और जगन्नाथ जो मंदिर है वो हिमाचल प्रदेश के सबसे फेमस जो है वो जगन्नाथ यात्रा वो नाहन की है। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। किन्नौर के कुछ मेलों की बात कर लेते हैं। किन्नौर में आपका एक तो फुलेज फेस्टिवल होता है, गोची फेस्टिवल होता है, आपका हालदा फेस्टिवल होता है और सिसु मेला होता है। तो ये सारे त्यौहार और सारे मेले, गोची मेला, हालदा मेला, सिसु मेला, ये कहाँ पर होते हैं? ये सारे के सारे किन्नौर ज़िले में मनाए जाते हैं। नहीं, हालदा तो लाहौल स्पीति में होता है और गोची भी लाहौल स्पीति में होता है, लेकिन आपका जो किन्नौर में होता है वो ओनली फुलेज होता है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये अक्टूबर में जो है वो अक्टूबर माह में लाहौल स्पीति में एक फेस्टिवल होता है जिसका नाम है जिदजैद। जिदजैद अक्टूबर में ये थांग युद्ध मठ में मनाया जाता है। तो जिदजैद फेस्टिवल के बारे में आपने याद रखना है, ये कहाँ होता है? लाहौल स्पीति में। और गोची और हालदा और सिसु ये तीनों के तीनों कहाँ पर होते हैं? लाहौल स्पीति में होता है। और किन्नौर में आपने पढ़ा फुलेज फेस्टिवल। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में काम आने वाले क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो सीधे सीधे आपको परीक्षाओं में सीधे सीधे नंबर दिलाने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? जी हाँ, बहुत बड़ा नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा का। ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से संबंधित है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मेजर सोमनाथ शर्मा जी का। कांगड़ा जिले से तो संबंधित है मेजर सोमनाथ शर्मा। इन्होंने क्या किया था? इनको 1947 में मरणोपरांत सबसे पहले पूरे भारत में क्या मिला था? परमवीर चक्र। तो वीरता के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार भारत का कौन सा है? परमवीर चक्र है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के किसको मिला? सोमनाथ शर्मा को मिला, 1947 में मिला। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मरणोपरांत सबसे पहले जो परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा को मिला, लेकिन जीवित रहते हुए परमवीर चक्र सबसे पहले किसको मिला ये भी बताइए। तो जीवित रहते हुए सबसे पहले परमवीर चक्र जो मिला है वो करमबीर सिंह, किसको मिला है? करमबीर सिंह को मिला है। अब क्वेश्चन पूछने वाला यही नहीं रुकेगा, वो क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि जीवित रहते हुए कितने लोगों को जो है वो जीवित रहते हुए सबसे पहले परमवीर चक्र किसको मिला? तो वो मिला था करमबीर सिंह को। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, और मरणोपरांत मिला था सबसे पहले किसको? सोमनाथ शर्मा को। अच्छा जी, इतनी बात तो समझ आई। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में कितने लोगों को मिला है? तो हिमाचल लोगों में आज तक 4 लोगों को मिला है। कौन कौन है बताना चाहिए, पता होना चाहिए। तो मेजर धन सिंह थापा, भारत चीन युद्ध में इन्होंने साथ निभाया था, इनको मिला है। तीसरे नंबर पे कैप्टन विक्रम बत्रा, कारगिल युद्ध में बहुत अच्छी मरणोपरांत इनको मिला है। राइफलमैन संजय कुमार, इनको भी जो है मरणोपरांत ही 1999 में क्या मिला है? परमवीर चक्र मिला है, जो कि वीरता के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार था। तो जब हम पुरस्कारों की बात कर ही रहे हैं तो कुल 4 लोगों को आज तक क्या मिले हैं भारत में जो हिमाचल के हैं वो क्या मिले हैं? उनको परमवीर चक्र मिले। लेकिन हिमाचल की बात करते हैं तो यहाँ पर एक 2025 की बात है। 2025 में जो है यहाँ पर हरिमन शर्मा को जो है वो, जिनको सेब सम्राट, क्या नाम है याद रखना इनका नाम? हरिमन शर्मा, जिनको सेब सम्राट के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था? तो इनको जो है वो साल 2024 में क्या मिला है? पद्म श्री मिला है। तो पद्म श्री के लिए हिमाचल के कौन से व्यक्ति 2025 में मिला है? तो वो है हरिमन शर्मा। इनको सेब सम्राट के नाम से जाना जाता है। ये बिलासपुर के घुमारवीं से संबंध रखते थे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी हो गया। आज के लिए आज की वीडियो इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट।